मुंबई में हमारी ये बिल्कुल मुझे उनकी हमेशा एक बात याद आती है कि जब माथे से चला पसीना एड़ी से गिरने लगे तब समझे कि आपने पॉलिटिकल फील्ड में मेहनत की। हाँ, जब और ये हर नेता आप के इसकी लिए अगर चर्चा कर रहे हैं तो फिर मुझे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात याद आ रही है। सब यहां पर इत्तेफाक रखेंगे। अब चर्चा को अगर आगे बढ़ाएं और फिर से बीएमसी पर लौटे तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, पंकज जी बहुत अच्छे से आपको याद हो, मुझे उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट कर आऊंगा जरूर। और वो ऐसा लौटे, ये उस वक्त जब वो रिजाइन करने जा रहे थे, जब वो उनकी सत्ता से हटे वो, तब उन्होंने कहा, कह सिर्फ नहीं दिया, कहा तो फिर उस पर काम किया और काम करके ही यहां तक पहुंचे। वरना मुंबई जैसे शहर में आप इतने बड़े बन जाए राजनीति के रूप में बहुत देखने को नहीं मिलता है। कितने नेता हैं राज्यसभा सांसद के तौर पर ही मुंबई से आए और जिंदगी काट दी, उनको कोई जानता नहीं है। लेकिन फडणवीस ने जो कहा उस पर काम किया और उस काम पर ही आज जनता मुहर लगा रही। एक दो कमेंट और मैं शामिल कर लूं, फिर पंकज जी आप जवाब दीजिएगा। दो लोगों के कमेंट है, इंडियन बॉय करके हैं, वो लगातार कमेंट कर रहे हैं, इसलिए उनका कमेंट ले लेते हैं क्योंकि उनका एक सवाल है कि अब उद्धव ठाकरे का क्या होगा। अमित शाह तो एनडीए में उनको लेंगे नहीं, तो ये वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, इस पर आप जवाब दीजिएगा पंकज जी। एक मेघराज मित्तल जी हमारे साथ हैं, वो लिख रहे हैं कि बीजेपी 80% पर राजनीति कर रही है, बाकी सभी 20% में उलझे हुए हैं। तो इन दोनों ही कमेंट पे आप फटाफट से अगर कुछ बता दें तो। उद्धव ठाकरे का क्या होगा? फिलहाल तो उद्धव ठाकरे हारे हैं, कुछ दिन गम में रहेंगे। हो सकता है बहाने वहाने बना कि ये हो गया वो हो गया चोरी हो गया, लेकिन अगर वो सेल्फ रियलाइज करेंगे तो उनके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि अपने ईगो को त्याग दें, फडणवीस को नेता स्वीकार करके शिवसेना के दोनों गुटों का विलय कर लें और फिर एकनाथ शिंदे के साथ मिलजुल कर वो चलाए एज ए टीम वर्क में, बड़ा बनकर नहीं। तो ये एक विकल्प है। दूसरा विकल्प ये है कि दोबारा कांग्रेस से गुजारिश करे कि इनको ले ले, अब महाविकास अघाड़ी एक बार फिर से सारे अपोजिशन रीयूनाइट हो, क्योंकि अभी वो फिलहाल बिखरे हुए हैं। कांग्रेस अलग, उबाठा अलग, शरद पवार की पार्टी अलग, अजीत पवार अलग, तो ऐसे नहीं होगा। तो अलग अलग लड़ेंगे तो हमेशा हारेंगे। और रही बात राज ठाकरे के साथ गठबंधन की, तो मुझे लग रहा है कि राज ठाकरे पता नहीं कितने दिनों तक राजनीति करेंगे और ही इज इंटरेस्टेड और नॉट, क्योंकि वो हमेशा 4 साल तक घर में रहते हैं, आखिरी साल वो आते हैं, बयान के जरिए राजनीति करते हैं। तो उद्धव ठाकरे को अपने से ज्यादा अपने बेटे की चिंता है आदित्य ठाकरे, और अमित ठाकरे की चिंता है राज ठाकरे को। तो इनके भविष्य के लिए अगर ये सब यूनाइट होकर आ सके तो वेल एंड गुड, रास्ता यही है। और नहीं तो देखिए, अगर अकेले संघर्ष करने के ठान के चले हैं तो बढ़िया है, वो सड़कों पे उतरे, संघर्ष करे, महाराष्ट्र को एक नया विकल्प दे। ये एनडीए के अलावा हम विकल्प है। विकल्प के साथ ही मैं फडणवीस के उस बयान पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा, समंदर हूं लौट कर आऊंगा जरूर। क्या वो समंदर अब कह रहा है कि ये लहर जब तक चलेगी तब तक सबको बहा के ले जाएगी, कोई नहीं बचेगा राजनीतिक रूप में? ये लहर नहीं इसको बोलते, इसको सुनामी बोलते हैं। लौट के जो आई है वो सुनामी। मुंबई के अरब सागर से ये सुनामी उठ रही है फडणवीस नाम की। आया सावन झूम के बोलते हैं इसको। इसको मतलब कि ऐसे, हाँ, इसको सिर्फ लौट के हम नहीं, समंदर के लहरें तो आती जाती रहते हैं। ये ऐसा है बहुतों को बहा के ले गए। नहीं, बहुतों को अभी बस वही स्थिति है। बहुत लोग इस समंदर की लहर में पाक साफ भी हो सकते हैं अगर नहा लें तो। नहीं, पाक साफ हो जाए, अगर समंदर के लहरों के साथ आपको चलना है तो नाव आसानी से चलता है। उसके अपोजिट कीजिएगा, भंवर जाल में फंसिएगा, तब आपका नाव है ना डगमगाएगा। अच्छा पंकज जी, जो एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहे थे, पूरा कचरा बहा के ले जाए। कल शाम को यूबीटी वाले, कांग्रेस वाले एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहे थे कि कुछ नहीं है, ये बीजेपी का एग्जिट पोल है। वो एग्जिट पोल तो एग्जैक्ट पोल भी साबित होते दिख रहे हैं। 130-31 दी जा रही थी, 151 तक 118-20 दिख रही है, 65-68 तक दी जा रही थी यूबीटी प्लस को 70 पर, वो अभी दिख रहे हैं। नहीं, मुझे वो जो 27 अदर्स है ना, उनमें से कौन कौन है, अगर उनमें से कुछ ऐसे हैं 27 में, तब 130 तक भी पहुंच सकता है। हाँ, वो 27 ये भी तो देखना होगा। अगर हम राउंड फिगर अगर तब भी लें तो 120-30 तो दिख ही रही है। तो जो एग्जिट पोल को फेक पोल बता रहे थे, बीजेपी का पोल बता रहे थे, उनको क्या जवाब देंगे? अब वो तो हर चुनाव के बाद होता ही है। कई बार ये सही साबित होता है, कई बार गलत साबित होता है। देखिए, ये एक
तरीका है। अब देखिए, किसी को किसी पेंटर के पेंटिंग पसंद आती है तो उसकी तारीफ करता है, नहीं पसंद आती है बुराई करता है। सेफोलॉजी भी उसी तरह है, अपने अनुसार। आज अगर किसी, देखिए हरियाणा में तो सब कोई कांग्रेस की जीत दिखा रहा था, तो कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं कहा कि एग्जिट पोल खराब है। लेकिन हरियाणा में चुनाव परिणाम उलट गए, उस वक्त बीजेपी वाले खराब कह रहे थे सेफोलॉजिस्ट को। अब देखिए, बिहार हो जाए या महाराष्ट्र हो जाए, हर जगह देखिए ये चलता रहेगा। जब तक राजनीति है तब तक एग्जिट पोल्स भी होते रहेंगे और तब तक नेताओं की टीका टिप्पणियां भी आती रहेंगी। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। आपको क्या लगता है, एक पत्रकार के रूप में कभी तारीफ मिलती है, कभी आलोचना मिलती है, तो इसे दोनों को सौभाग्य मान के ग्रहण करना चाहिए। भुवन जी, कि अगर आलोचक नहीं होंगे तो एग्जिट मजा पोल नहीं आएगा। पोल है, और अगर अब बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं दिख रहा है। जो आंकड़े कल हमने दिखाए, जिस पर हमने चर्चा की, आधे घंटे तक बातचीत की, दर्शकों ने बहुत प्यार दिया उस पर भी। क्या अब ये थोड़ा मानना पड़ेगा कि एग्जिट पोल इतने भी भैया नहीं होते हैं फेक, जितना विरोधी कह देते हैं, जिनके विरोध में आता है? बिल्कुल, पंकज जी जो कह रहे थे कि कभी दोनों तरफ से बातें होती हैं, कभी ये पूरी तरह से सही होते हैं, कहीं ये आकलन, कहीं किसी मोर्चे पर चूक हो जाती है तो ये आकलन गलत भी साबित होते हैं। लेकिन मैं कहूंगा ज्यादातर केसेस में एग्जिट पोल बहुत हद तक सटीक साबित हुए हैं। और जो अब वैज्ञानिक तरीके आ गए हैं सैंपलिंग और तमाम तरह के, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो सेफोलॉजिस्ट हैं और जो इस तरह के एग्जिट पोल होते हैं, उनकी बातों में और तथ्यात्मकता आ जाती है। इस बात से शायद पंकज जी भी एग्री करेंगे। तो उसको एक तरीके से आप एग्जिट पोल में हार रहे हो तो अपने सहूलियत के हिसाब से आप कह देते हैं कि भाई ये इन पर हमें भरोसा नहीं है, हमें तो एग्जैक्ट नतीजों पर भरोसा है। और आप उसमें अगर जीतते दिखाई दे रहे हो तो आप आंखें बंद करके उसको दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। तो मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ उस एंगल से ही देखने की बात है। लेकिन जहां तक इसकी प्रामाणिकता की बात है, इसकी सटीकता की बात है, तो बहुत हद तक ये सटीक और प्रामाणिक साबित हुए हैं। और जब से वैज्ञानिक टूल्स आ गए हैं सैंपलिंग के और तमाम तरह के, तो तब से चीजें और ज्यादा ऑथेंटिक होने लगी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने वो दिखाई भी थी। उनका ये कहना है कि इंडी गठबंधन का भविष्य अब है या नहीं, किला तार तार हो गया है। तो ये बात जो पंकज जी भी कह रहे थे कि इसमें तो अब हमें बहस करनी ही नहीं चाहिए, अब बात जो है बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। अब लेकिन एक सवाल पंकज जी जहन में है, ठाकरे परिवार का चूंकि हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, क्योंकि बीएमसी की बात हो और हम ये बता ही चुके हैं कि लगभग 3 दशक तक जिनका राज रहा हो बीएमसी में, वो अगर उनको सिरे से खारिज कर दिया जाए, उनको हाशिए पर जनता धकेल दे, तो ये सवाल भी उठना चाहिए कि क्या ये पार्टी को हाशिए पर धकेलने की बात है या परिवार का ही एक तरीके से उनके ही अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिया गया। क्या ऐसा भी हम देख सकते हैं कि परिवार का ही कोई सदस्य पार्टी छोड़ करके एज अ इंडिविजुअल, एज अ राजनेता बीजेपी या एनडीए में किसी दल के साथ आ जाए? ऐसा भी क्या मुमकिन हो सकता है क्या? नहीं, मुझे नहीं। देखिए, मैं हाशिए जैसे हार्ड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि 70 सीटें उनको भी आई है। ठीक है, एनडीए का 118 है तो 70 सीटें। चुनाव में हार हाशिए पे जाना नहीं होता, उस हार के बाद आप कितना संघर्ष करके बाउंस बैक करते हैं, इसका महत्व है। इसलिए मैं इस तरह के किसी के लिए भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं कभी कभी राहुल गांधी के बारे में थोड़ा हार्श इसलिए हो जाता हूं कि लगातार हार के बाद भी वो आदमी सुधर नहीं। आपको राहुल गांधी से उम्मीदें बहुत रहती है पंकज जी? नहीं, उम्मीदें की बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है यार कि इतनी बड़ी पार्टी, इतना बढ़िया सब कुछ मिला यार, ऐसा इतना खराब कैसे हो सकता है कोई? मतलब वो निराशा है, वो मतलब कि कटुता नहीं है। और खैर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब रही बात की, ये कह रहे थे कि आ सकता है परिवार का, मुझे नहीं लगता। चलिए पंकज जी, तो पार्टी आएगी। थोड़ा इन सब बातों से हाँ, जो कमेंट आ रहे हैं उसमें आपसे कुछ टिप्पणियां चाहिए। कोमल आपसे एक टिप्पणी चाहती हैं, यूसीसी कानून पर पंकज जी की प्रतिक्रिया क्या है? थोड़ा इससे इतर है, लेकिन अब दर्शकों ने सवाल किया है तो आप जल्दी में जवाब दे दीजिए। ठीक है, देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब एक देश एक कानून, सभी जाति सभी धर्मों के लिए एक तरह के कानून। जैसे हमारे देश में क्रिमिनल कानून तो सबके लिए एक समान है कि चोरी करने पर सबको वही सजा मिलती है, मर्डर करने पर सबको वही सजा मिलती है, लेकिन सिविल कानून एक समान नहीं है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट वो अलग है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है। वहां 4 शादियों की इजाजत या एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ मैरिज, इस तरह का ये है। तो बहुत सारे लोगों की राय है कि दुनिया का कोई भी देश है तो वहां एक तरह का कानून चलता है, वहां कम्युनिटी वाइज या रिलीजन वाइज अलग अलग कानून नहीं चलता है। लेकिन भारत एक कॉम्प्लेक्स कंट्री है, यहां ट्राइबल्स भी हैं,
जो आज भी जंगलों में रहते हैं, उनकी ऐसी कुछ मान्यताएं हैं जिसको जैसे ही आप छेड़छाड़ कीजिएगा तो वो बगावत करने लगेंगे। तो यूसीसी होना चाहिए बट विथ प्रैक्टिकल अप्रोच, कि देश में अराजकता पैदा नहीं हो। और वो हो सकता है कि जैसे पार्ट बाय पार्ट में आए, जैसे 3 तलाक का एक कानून खत्म किया, बहुत सारे राज्यों ने चाइल्ड मैरिज का कानून खत्म किया है, बहुत सारे राज्यों ने पॉलीगैमी का कानून खत्म किया है, वो सारे यूसीसी के ही पार्ट है। लेकिन क्या होता है कि एक बार अगर आप यूसीसी कर दीजिएगा ना, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, तो बहुत लोग भड़क जाते हैं। लेकिन आप अगर ये कह दीजिएगा कि 35A हटा देंगे, या डॉरी वाला कानून को हम और सख्त कर देंगे, कोई दहेज नहीं लेगा, या आप एक पत्नी के रहते हुए दूसरा नहीं कर सकते, ये कानून लाएंगे, तो फिर धीरे 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 एक्सेप्ट करें, ठीक है, हो जाता है वो। तो ला रही है सरकार, लेकिन उसको पार्ट्स में ला रही है, और राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है। जैसे उत्तराखंड ने लागू कर दिया, असम ने लागू कर दिया, गुजरात में ये बात चल रही है। तो राज्य सरकार अगर कहेगी कि मैं भाई बाल विवाह नहीं होने दूंगा, या फिर मैं बहु विवाह नहीं होने दूंगा, एक पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते, तो ये अगर राज्य सरकार लागू करेगी तो एक साथ पूरे देश में विस्फोट नहीं होगा।